अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो क्या होगा भैया, उतने ही ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, यानी कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। बहुत बढ़िया। हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम फैकल्टी एट वी स्कूलर्स अकेडमी and today we are going to discuss a very important topic which is chemical kinetics. Chemical kinetics बहुत ही important है जेई मेंस, जेई एडवांस as well as नीट के पर्सपेक्टिव से. It is also important for CBSE, ICSE and other state board exams. So अगर मैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो जेई मेंस में जनरली 2 से 3 सवाल, जेई एडवांस में जनरली 1 सवाल, और अगर पैराग्राफ टाइप में आ गया तो 1 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 या 3 हो सकते हैं। और अगर मैं जेई नीट की बात करूं तो नीट में भी 2 या 2 से 3 सवाल जनरली इसके आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसका वेटेज हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम इस पूरे चैप्टर को 1 शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट डूइंग मच अडू, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो दिस इज मी स्टूडेंट, दिस इज वी स्कूलर्स अकेडमी एंड माई सेल्फ विशाल ठाकुर. I'm passed out from IIT Delhi and I have experienced of more than 8 years and I have produced many IITians under 100. So हमारे साथ बने रहिए और हम आपको हर वो चीज प्रोवाइड करेंगे जो आप हमसे चाहते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये होने वाला है एक वन शॉट केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आते हैं कि भैया केमिकल काइनेटिक्स को क्यों पढ़ना है, क्या इसकी जरूरत है, क्यों इसको सिलेबस में रखा हुआ है, क्या जबरदस्ती का हमारा इसने वेटेज या बर्डन क्यों बढ़ा रखा है। तो अगर हम बात करें कि जो हमने 11 में कुछ टॉपिक पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, तो थर्मोडायनेमिक्स से हम ये तो पता कर लेते हैं कि भैया रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बट उससे हमें यह नहीं पता लगता कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। फिर इसके बाद आता है भैया केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से हम ये पता लगा लेते हैं कि भाई कितनी रिएक्शन होगी, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, बट हम ये उससे भी नहीं पता लगा पाते कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी। तो हमने क्या देखा भैया, थर्मोडायनेमिक्स से हम पता लगा लेते हैं भैया रिएक्शन होगी या नहीं होगी। केमिकल इक्विलिब्रियम से हम पता लगा लेते हैं भैया व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन कितनी होगी, बट स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई भी हमें नहीं बता पा रहा था। तो उसके लिए हमें एक अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनाना पड़ा विच इज केमिकल काइनेटिक्स, जो हमें बताएगा रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का काइनेटिक्स, कितनी फास्ट हमारी रिएक्शन होगी या कितनी स्लो हमारी रिएक्शन होने वाली है। बहुत बढ़िया। और क्या क्या बता सकता है भैया, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे हमारा रेट डिपेंड करता है, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या बताता है ये, हाउ टू ऑप्टिमाइज द कंडीशन, उस रेट को जब हम ये पता लगा लेते हैं कि वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो हम कैसे उसके रेट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इट मींस अगर मुझे फास्ट रेट की जरूरत है तो मैं उसके रेट को बढ़ा लूंगा, अगर मुझे स्लो रिएक्शन की जरूरत है तो मैं उसके रेट को क्या कर सकता हूं, कम कर सकता हूं। तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूं, इसके अलावा मैं उस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे बता सकता हूं, उस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने में भी हमें केमिकल काइनेटिक्स हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया जी। और कैटलिस्ट हमारा कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता या घटाता है, वो भी हमें कौन बताएगा, ये पर्टिकुलर टॉपिक विच इज केमिकल काइनेटिक्स। तो आप ये हमारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमें केमिकल काइनेटिक्स मोटा मोटा क्या बताएगा जी, रेट बताएगा, किस किस चीज पे रेट डिपेंड करता है वो बताएगा, कैसे हम इस रेट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो बताएगा, और क्या बता सकता है, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन वो बताएगा, और इसके अलावा क्या बताएगा जी, कैटलिस्ट कैसे हमारा रेट को घटाता या बढ़ाता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो हमारा रेट बढ़ेगा, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो हमारा रेट घटेगा। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं जी।
आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इस रेट को कैसे निकालते हैं। बहुत बढ़िया। और ये रेट कितने तरीके का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया जी। तो अगर मैं बात करूं किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं देखता हूं भाई कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन लेता हूं तो एक साइड तो होते हैं रिएक्टेंट और दूसरी साइड क्या होते हैं आपके प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया जी। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ क्या करने लगेगी, आपकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो कंज्यूम होने लगेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करूं तो वो टाइम के साथ क्या करेगी, आपकी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी। तो इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और रेट क्या है, बेसिकली स्पीड कैसे निकालते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज होना। और आपने एक मैथ्स में भी पढ़ा है डिफरेंशिएशन में dy ओवर dx, y का टाइम के साथ चेंज होना या x के साथ चेंज होना, किसी पर्टिकुलर चीज के साथ चेंज होना। क्योंकि हमारा यहाँ पे रेफरेंस क्या है, टाइम, कि कितनी फास्ट हो रही है कितनी स्लो हो रही है, इसलिए टाइम क्या है, हमारा रेफरेंस है। तो किसी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज की हमें जरूरत थी जो टाइम के साथ क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही थी। तो इसलिए हम रेट कैसे निकाल सकते हैं भैया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो अगर मैं देखूं भैया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालूं तो नीचे मैं टाइम ले लेता हूं, इस साइड में कंसंट्रेशन ले लेता हूं, तो मैं देखता हूं भैया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है जी, डिक्रीज हो रही है। बहुत बढ़िया। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो प्रोडक्ट की क्या कर रही होगी, प्रोडक्ट की बढ़ रही होगी। तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में आप रेट को निकाल सकते हो, चाहे तो आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल लो, चाहे आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल लो, दोनों ही केमिकल रिएक्शन में मौजूद है। बहुत बढ़िया। यहां तक मामला चीज है वो हमें समझ आ गई। अब हमने निकालने की कोशिश की तो हमने क्या किया, T1 टाइम पे कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की और वो कहां गई, T2 टाइम तक चली गई और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई और कम हो गई। तो हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल किया। कंसंट्रेशन में क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल। T1 टाइम पे कंसंट्रेशन ये थी, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन ये थी। इनिशियली कंसंट्रेशन ज्यादा थी, फाइनली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो गई। तो हमने क्या दिया, C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। ये जो क्वांटिटी आई वो क्या आई, नेगेटिव आई, और रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ा, इस नेगेटिव साइन को लगाना पड़ा। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है, सिर्फ और सिर्फ रेट को क्या करता है, वो पॉजिटिव करने के लिए लगाया है, क्योंकि स्पीड और रेट नेगेटिव कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हमने कौन सा साइन लगाया है जी, नेगेटिव साइन लगाया है। तो रेट क्या हो गया हमारा, दिस इज डेल माइनस डेल आर ओवर डेल टी, या फिर माइनस C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1। सिंस टाइम टेकन में क्या है, ज्यादा विंडो क्या है, वो थोड़ी बड़ी है आपकी। ये विंडो क्या है, टाइम टेकन क्या है, थोड़ा ज्यादा है। तो अब अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। और अगर गैसियस रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद टाइम। तो अगर गैसियस रिएक्शन में मैं प्रेशर को कंसीडर करूंगा, और अगर केमिकल रिएक्शन है नॉर्मल तो उसमें मैं किसको कंसीडर करूंगा, कंसंट्रेशन को कंसीडर करूंगा। और क्या हो सकता है भाई, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, तो मैं अमाउंट को भी कंसीडर कर सकता हूं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अभी जो रेट होता है वो कितने तरीके का होता है भाई, आपका दो तरीके का होता है। रेट कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है आपका क्या, एवरेज रेट, और एक होता है आपका क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मतलब T1 टाइम पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपका, थोड़ा बड़ा है, टाइम टेकन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। यानी कि इनिशियली आप स्टार्ट करें और थोड़ा ज्यादा टाइम में आप
ने क्या किया, खत्म किया। इसको ऐसे समझते हैं भाई, आपने यहां से आगरा जाना था, दिल्ली से आगरा जाना था, इनिशियली आपकी स्पीड क्या थी, स्लो थी, फिर आपको खाली रास्ता दिया, आपकी स्पीड बढ़ गई, फिर आपने क्या करा, पहुंचने वाले थे तो आपने फिर से स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। पर अगर मैं पूरे ओवरऑल रेट की बात करूं दिल्ली से आगरा, तो वो क्या करेगा, सबका एवरेज कर देगा, कम प्लस ज्यादा प्लस कम, ओवरऑल टोटल टाइम टेकन, ये क्या हुआ, आपका सबका एवरेज हो गया। बहुत बढ़िया। पर जो भी चीज वैल्यू आएगी, क्या वो इनिशियल वाले रेट के बराबर थी, नहीं। क्या वो बीच वाले रेट के बराबर है, नहीं। क्या वो लास्ट वाले रेट के बराबर है, नहीं। तो ये कौन सा हुआ, एवरेज रेट। भाई मोटा मोटा अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो हम उतने टाइम पे पहुंच जाएंगे, इतने टाइम में वहां तक पहुंचेंगे। दूसरा आया इंस्टेंटेनियस रेट। जब आप बाइक चलाते हो तो आपकी बाइक पे एक मीटर पड़ा होता है, और वो मीटर आपको एक पर्टिकुलर स्पीड बताता है कि 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, या 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है। ये पर्टिकुलर उस इंस्टेंट का बता रहा है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड उस बाइक की क्या थी। इसी तरह अगर केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड क्या है, वो कौन बताएगा आपको, इंस्टेंटेनियस रेट। यानी कि आपका टाइम फ्रेमवर्क क्या हो गया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का हो गया। यानी कि अगर मैं इस T1 और T2 का जो टाइम फ्रेमवर्क है इसको मैं कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे आ जाएगा। यानी कि T1 अगर 0 था और T2 अगर हमारा 1 आवर है तो 1 घंटे का टाइम ऑफ रेफरेंस हो गया। और अगर मैं कहूं T1 हमारा 0.1 सेकेंड था और T2 हमारा 0.2 सेकेंड है तो 0.1 सेकेंड का टाइम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो 0.1 वाला जो टाइम ऑफ रेफरेंस होगा वो हमें उस इंस्टेंट का रेट बता देगा, और जो 1 आवर का था वो हमें पूरे के पूरा 1 घंटे का एवरेज बताएगा। तो जितना छोटा टाइम ऑफ रेफरेंस होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर मैं दोनों में रिलेशन निकालूं तो एवरेज रेट विच इज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इज del R by del T विथ नेगेटिव साइन, ये क्या है, एवरेज रेट। और अगर मैं इसमें क्या ले लूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इंस्टेंटेनियस रेट। जब टाइम ऑफ रेफरेंस क्या था आपका, बहुत कम था। और या फिर ये कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो मुझे क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर मैं इस तरीके से इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकालता हूं तो वो मुझे क्या देगा, क्या देगा जी, एवरेज रेट। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या समझ लिया भाई, हमने समझ लिया रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालते हैं, हमने समझ लिया रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। अब हम समझेंगे भैया क्या, किस किस फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करता है। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो जनरली बहुत सारे फैक्टर हैं, पर मोटे मोटे 4 फैक्टर है जिसपे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है भाई हमारा, सबसे पहला फैक्टर जो है वो है कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है जी आपका, कंसंट्रेशन। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो अगर इनिशियली आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इनिशियली आपका रेट कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ऑर्डर के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो अभी आप मोटा मोटा ये समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। बहुत बढ़िया। दूसरा और किस चीज पे डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर पे। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 10 केल्विन के बढ़ने पे, 10 यूनिट कहते हैं इसको, अगर 10 डिग्री राइज करता है तो आपका रेट क्या हो जाता है, या तो डबल हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा भाई, या तो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। यानी रेट क्या है, टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। और अगर टेम्परेचर के साथ रेट बढ़ रहा है तो हमें किसी भी
रिएक्शन का अगर रेट मेजर करना है तो टेम्परेचर को मुझे क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किस चीज पे डिपेंड करता है भैया, और तीसरी चीज क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नेचर पे भी क्या करता है, रेट डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है भाई, तो सबसे पहले कैसे डिपेंड करता है भाई, तो सबसे पहली चीज जो आई वो क्या आई हमारी, फिजिकल स्टेट। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो जो गैसियस रिएक्शन है, यानी गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, तो गैस वाली रिएक्शन का रेट क्या होता है, जनरली ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड देन सॉलिड, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हाई है, उनकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है, तो वो रिएक्ट जल्दी करेंगे। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो गैस वाले जल्दी रिएक्ट करेंगे देन लिक्विड देन सॉलिड। और किस पे डिपेंड करता है भाई, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। किस पे डिपेंड कर रहा है जी, पार्टिकल के साइज पे। अगर पार्टिकल का साइज, रिएक्टेंट के पार्टिकल का साइज आपका छोटा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो साइट ज्यादा अवेलेबल होंगे, और क्या होगा, आपका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज किस पे डिपेंड करता है भैया, ये तीसरी और कौन सी चीज है जी, तीसरी चीज है जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर रिएक्टेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है और प्रोडक्ट की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या होगा भैया, रिएक्शन जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। ऑल्दो ये थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, और थर्मोडायनेमिक्स रेट के बारे में नहीं बताता, पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमें स्टेबिलिटी को, अगर हमारी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, और अगर उसकी वजह से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है, तो रिएक्शन हमेशा कहां भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। तो रेट जनरली क्या होगा आपका, फास्ट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ फैक्टर समझ रहे हैं। तो अभी किस किस चीज पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जी, और किस पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जनरली अगर मैं बात करूं तो कैटलिस्ट उसी को मानते हैं जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। तो ये जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कराता है, बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है भाई, उसका जो मैकेनिज्म चल रहा था, यानी वो एक पर्टिकुलर पाथ से जो रिएक्शन जा रही थी, उस पाथ को ऐसे पाथ से, उस पाथ को चेंज करके एक ऐसे पाथ से ले जाने की कोशिश करता है कैटलिस्ट, जहां से एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। यानी जो एनर्जी नीडेड है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए वो कम कर देगा कैटलिस्ट, और आपका क्या कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देगा। तो बेसिकली मोटा मोटा ये समझते हैं कि कैटलिस्ट जनरली क्या करता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जी, अगला जो टॉपिक है वो है रेट लो। अगला जो टॉपिक है वो क्या है जी, रेट लो। रेट लो की बात कर रहे हैं भाई। तो अभी तक हमने जो समझा उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले हमने समझा रेट क्या होता है, रेट कितने प्रकार का होता है, रेट को कैसे निकालते हैं, और रेट किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो अब आते हैं भैया रेट। अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं तो रेट लो, यानी कि रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रख दूं तो रेट लो ये बताती है भैया कि कहता है कि रेट जो है, जो रेट है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेज्ड टू सम पावर, कुछ पावर होगी, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बारे में हम जस्ट अभी बात करेंगे, इसको खत्म करने के बाद। अभी 2 मिनट दीजिए आप। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसके बारे में हम जस्ट 2 मिनट में बात करेंगे। रेट क्या है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, बहुत बढ़िया, और उसकी कुछ पावर होगी, और पावर जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसके बराबर नहीं होगी। बहुत बढ़िया जी। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की कुछ क्या होगी, पावर होगी, एंड दैट पावर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया। अगर मैं इस K को डिफाइन करना चाहूं, इस K को डिफाइन करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंसंट्रेशन को 1 रखना पड़ेगा। क्या करते हैं जी, इस कंसंट्रेशन को क्या कर लेते हैं, 1 रख लेते हैं। कैसे रख लेंगे भाई, देखो अभी बता देते हैं। इस कंसंट्रेशन को क्या रख लेते हैं जी, 1 रख लेते हैं। तो रेट आपका क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा भैया आपका, K 1 की पावर ऑर्डर, है ना, 1 की पावर क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, और 1 की कुछ भी पावर हो वो क्या हो जाएगा आपका 1। तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, K। तो रेट कांस्टेंट जो है विच इज K, तो रेट कांस्टेंट जो चीज है विच इज K किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन concentration of reactant is taken as unity। रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी। तो क्या कह रहा है भैया, रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं, वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या है, अगर इस K की यूनिट में निकालना चाहूं तो यूनिट किस पे डिपेंड करेगी भाई, यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमें दे रखा है भाई रेट, है ना, इसको नीचे ले जाऊं क्या, तो क्या आ जाएगा भैया, K कंसंट्रेशन की पावर क्या भाई, ऑर्डर। और रेट की यूनिट क्या होती है भाई, रेट होता है हमारा, अगर मैं कंसंट्रेशन मान रहा हूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का हिसाब मान रहा हूं, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये हो गया हमारा रेट। नीचे भी कंसंट्रेशन दे रखा है, तो कंसंट्रेशन की कुछ पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ऊपर ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस क्या आ जाएगा, ऑर्डर। और अगर टाइम भी ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस ऑर्डर, टाइम की पावर -1। आप यहाँ पे टाइम की जो यूनिट रखना चाहे रख लीजिए, कंसंट्रेशन की जो यूनिट रखना चाहे रख लीजिए, ऑर्डर अगर आप रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट ऑफ K मिल जाएगा। बहुत बढ़िया जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो हमने एक बार फिर से इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, रेट लो क्या बताते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो पावर है वो ऑर्डर है, और ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसके बराबर नहीं होता। ये जनरली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। इसको समझते हैं भाई। मान लो कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, वो है A B B C एंड D। ये कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास है, A B C एंड D। A और B क्या है, रिएक्टेंट है, और C और D कैपिटल वाले जो है वो क्या है, प्रोडक्ट हैं। जो स्मॉल वाले हैं A B C एंड D वो क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं रेट की बात करूं, अगर इसका मुझे रेट लो लिखनी हो तो रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। और इसकी जो पावर आएगी वो A और B के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, X और Y। और ये X और Y क्या है, ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू A एंड विद रिस्पेक्ट टू B। बहुत बढ़िया। और अगर X प्लस Y की बात करूं तो वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बहुत बढ़िया। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊं तो ये क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K A की पावर X एंड B की पावर Y। A की पावर X एंड B की पावर क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और X प्लस वाई आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। और X प्लस वाई हो सकता है A प्लस बी के बराबर हो और हो सकता है ना भी बराबर हो। पर ये पता कैसे करूंगा, ये पता करूंगा मैं जब मैं एक्सपेरिमेंट कर लूंगा और उसको मैं डिटरमाइन करूंगा। ऐसे ही मैं सिर्फ केमिकल रिएक्शन को देख के नहीं बता सकता कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहां पे, ऑर्डर। हो सकता है मैं XY भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो यानी रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस केस में A और B आपके रिएक्टेंट थे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। रेज टू सम पावर X एंड Y।
ठीक है जी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो क्या आता है, के आता है। के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। इसको डिफाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को यूनिटी रख दूंगा तो के किसके बराबर आ जाएगा, रेट के बराबर आ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी। बहुत बढ़िया, ये आ गई उसकी डेफिनेशन। फिर आ जाते हैं भैया इसकी यूनिट कैसे निकालूंगा। यूनिट जो है वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, और ऑर्डर पे डिपेंड करेगी तो क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर -1, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस ऑर्डर, टाइम की पावर -1। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन जनरली दो तरह की होती हैं। अगर मैं काइनेटिक्स की टर्म्स में बात करूं तो रिएक्शन जनरली दो तरह की होती हैं, एक जो सिंगल स्टेप में हो जाए और एक जो एक से ज्यादा स्टेप में हो। जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है उसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो मल्टी स्टेप में हो रही है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बहुत बढ़िया, आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो रिएक्शन कितने में डिवाइड हो सकती है, दो तरीके से डिवाइड हो सकती है, एक एलिमेंट्री सिंपल या सिंगल स्टेप रिएक्शन, और एक कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन। आगे बात करते हैं भैया, सबसे पहले आ जाते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन पे। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हमने अभी पढ़ा कि ये क्या होती है, सिंगल स्टेप में खत्म होती हैं, और इनमें जो आता है वो जनरली ट्रांजिशन स्टेट तो फॉर्म होती है हमारी, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। सिंगल स्टेप है मतलब क्या भाई, आपका जो रिएक्टेंट है, आपका जो ये जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, एक साइड एनर्जी ले लूं, एक साइड क्या ले लूं, आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लूं, तो क्या होगा भैया, आपका रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा भाई। बहुत बढ़िया, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन से पास होके जाएगा जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिससे पहले तो रिएक्टेंट मौजूद था, जिसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है भैया, एक ऐसी सिचुएशन जो जनरली अनस्टेबल होती है, जिसको जो थोड़े ही समय के लिए मौजूद होती है, उसको क्या कहते हैं, जनरली ट्रांजिशन स्टेट। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कुछ बॉन्ड्स तो टूटने वाले होंगे, कुछ बॉन्ड्स बनने वाले होंगे, इन विच बॉन्ड्स आर अबाउट टू ब्रेक एंड सम बॉन्ड्स आर अबाउट टू फॉर्म, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का काम करेगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, उसको क्या कहेंगे जी, ट्रांजिशन स्टेट। तो एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन में हमारा क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। अगला क्या था जी, अगला क्या था आपका, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक से ज्यादा स्टेप होंगे, तो इसमें जितने स्टेप होंगे उतने क्या बनेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। अब मान लो कि अगर 2 स्टेप रिएक्शन है, मान लो कि अगर आपकी 2 स्टेप रिएक्शन है, अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो क्या होगा भैया, उतने ही ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, यानी कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। बहुत बढ़िया, और जितने भी स्टेप हैं उनसे एक कम क्या बनेगा आपका, इंटरमीडिएट, यानी कि पहले जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके एक ऐसी चीज बनाएंगे जो ट्रांजिशन स्टेट से तो ज्यादा स्टेबल होगी बट ओवरऑल अनस्टेबल होगी, क्योंकि इस पर या तो चार्ज होगा या कुछ और होगा, और वो बाद में कन्वर्ट होगी किसमें, आपके प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपका रिएक्ट करके आपको एक सी दे रहे हैं जो कि क्या है, इंटरमीडिएट। क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये रुकेगा तो नहीं, ये सी आपका बाद में क्या कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो कितने स्टेप हो गए भाई, एक और एक 2 स्टेप हो गई। कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट आपका यहां बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आपका यहां बनेगा, 2 ट्रांजिशन स्टेट हो गए। कितने इंटरमीडिएट बनेंगे आपके, एक इंटरमीडिएट बनेगा।
अब ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में फर्क क्या है? ट्रांजिशन स्टेट वो सिचुएशन थी इन विच बॉन्ड्स आर अबाउट टू ब्रेक एंड सम बॉन्ड्स आर अबाउट टू फॉर्म। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें रिएक्टेंट जस्ट कन्वर्ट होने वाला प्रोडक्ट में ट्रांजिशन हो रहा है। इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम टाइम के लिए रहती है, 10 to the power -15 to 10 to the power -16 सेकेंड, वेयर एज इंटरमीडिएट जो है वो 10 to the power -6 सेकेंड तक स्टेबल रहता है। इंटरमीडिएट क्या होता है? जनरली कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, नाइट्रीन, कार्बीन, फ्री रेडिकल, ये सब क्या है? इंटरमीडिएट है। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं जो जनरली स्टेबल नहीं होते और बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें मोटा मोटा दो बात समझ में आई कि दो तरह की रिएक्शन है, एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली क्या होती है? मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, इन विच ईच स्टेप, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है आपकी, एक से ज्यादा स्टेप हो रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका? ये भी क्या है आपका? ये तो अपने आप में सिंगल है ना, ये अपने आप में सिंगल है, तो ये क्या है आपका? एलिमेंट्री स्टेप, और ये भी क्या है आपका? एलिमेंट्री स्टेप। बहुत बढ़िया, दो स्टेप हैं, अपने आप में तो वो एलिमेंट्री है, अपने आप में तो वो सिंगल ही है। बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं भैया। हमें समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स क्या है और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है। तो इसी के बेसिस पे हमने कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है। दो टर्म और आती हैं, एक आती है मोलिकुलरिटी और एक आती है ऑर्डर। इनको समझना पड़ेगा, तभी हम आगे की चीजें आप बाद में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भैया मोलिकुलरिटी। कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी आपकी रिएक्शन हो रही है, उसमें जितने भी आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं, उस रिएक्शन में जो भी डायरेक्टली कोलाइड करेंगे, एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन की जा सकती है। मतलब एक कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें आपके दो रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं, एक कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें आपके तीन रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं, तो पहले वाले की दो है, दूसरे वाले की तीन है, मोलिकुलरिटी। एक कोई रिएक्शन है जिसमें चार जो है वो एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, उसको मोलिकुलरिटी 4 है। तो मोलिकुलरिटी क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। बहुत बढ़िया। तो जनरली 3 से ज्यादा मोलिक्यूल एक साथ कोलाइड करें, ये बहुत कम चांसेस होते हैं, तो मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा जनरली नहीं होती। दूसरा, क्योंकि रिएक्टेंट मोलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो मोलिकुलरिटी हमेशा कैसी आएगी? होल नंबर में आएगी, आधा फ्रैक्शन में नहीं आएगी। जैसे आधा नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती, 2.5 नहीं हो सकती। आई होप आप समझ रहे हो। एंड तो मोलिकुलरिटी कैसी होगी आपकी? होल नंबर होगी। चलिए समझते हैं। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, या फिर कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। मान लो कि आपके पास क्या है? NH4NO2 N2 और 2H2 में कन्वर्ट हो रहा है। N2 + 2H2 में क्या हो रहा है जी? कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या आ रही है? 1 आ रही है। ये कैसा होता है भाई? हमेशा होल नंबर आएगा। इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। आगे आ जाते हैं, आप दूसरी चीज समझते हैं, विच इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर अभी जस्ट हमने समझा था रेट लॉ में। रेट लॉ में पढ़ा था भैया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर, और दैट पावर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं, किसी भी रिएक्शन को ले लूं, A B C और D, कोई भी आपकी रिएक्शन ले लूं, A B C D, और इसका मैं रेट लिखना चाहूँ, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A का कंसंट्रेशन X, B का कंसंट्रेशन Y, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? X + Y, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर कहूँ X अपने आप में क्या है और Y क्या है? X जो है ऑर्डर है A का, और Y जो है ऑर्डर है B का। X इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड Y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B।
बहुत बढ़िया। तो ऑर्डर इज नथिंग बट द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म दैट अपीयर इन द रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं कहूं NH4 NO2 N2 2H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली, मैंने क्या करा, ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया है, तो ऑर्डर क्या आया मेरा 1 आया, और वो इसकी गलती से इक्वल आ गया। हो सकता था आधा भी आ जाए, हो सकता था 1.5 भी आ जाए, हो सकता था 2 भी आ जाए, हो सकता था 3 भी आ जाए, हो सकता था नेगेटिव भी आ जाए। तो ऑर्डर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो मोलिकुलरिटी क्या है, कितने मोलिक्यूल साइमल्टेनियसली रिएक्ट कर रहे हैं, एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। और ऑर्डर क्या है हमारा, रेट लॉ में जो भी पावर है उसका सम क्या है, ऑर्डर। जो आपका मोलिकुलरिटी है वो होल नंबर ही हो सकती है, फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। जो आपका ऑर्डर है वो क्या होगा भैया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। इवन 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल, इंटीजर और नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन देखते हैं भैया ऑर्डर और आपके किसमें, मोलिकुलरिटी में। तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो आपकी मोलिकुलरिटी है, जो आपकी मोलिकुलरिटी है वो किसके लिए होती है, सिर्फ RDS स्टेप के लिए होती है, RDS स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यानी रेट डिटर, RDS क्या है भैया, RDS जो है वो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए होगी भैया। मोलिकुलरिटी जो होगी वो किसके लिए होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए। जो ऑर्डर होगा वो ओवरऑल रिएक्शन का होगा, जो ऑर्डर होगा वो किसका होगा, ओवरऑल रिएक्शन का। ये जो होती है वो थियोरिटिकल वैल्यू होती है, ये जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जिसके बारे में हमने बताया भाई। मोलिकुलरिटी 4 से ऊपर रेयर है, ऑर्डर 4 से ऊपर भी क्या है, रेयर है। दोनों के दोनों रेयर हैं भाई। 4 से ज्यादा जनरली ऑर्डर भी नहीं पाया जाता और 4 से ज्यादा जनरली मोलिकुलरिटी भी नहीं पाई जाती। जो आपकी मोलिकुलरिटी है वो इंडिपेंडेंट है जी प्रेशर और टेम्परेचर के। जो आपका ऑर्डर है वो क्या है, डिपेंड करता है प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, आपका CBSE में पूछा जाता है, जनरली 2 या 3 मार्क्स का आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनता है और ये जरूरी भी है आगे की चीजें समझने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ।